हेलो दोस्तों, तो आज से हमारे चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम लोग रेलवे भर्ती परीक्षाओं हेतु रेलवे समान विज्ञान का सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 1992 से लेकर 2024 तक के प्रश्न पत्र को दिए गए हैं और इसमें कुल कितना 1428 सेट्स हैं और ये ग्रुप डी 2022 प्रश्न के साथ दिया हुआ है। आरआरसी ग्रुप डी 2022 प्रश्नों के साथ दिया हुआ है। इसमें आपको भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान इससे सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और साथ ही साथ मुख्य आकर्षक जो ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट आपको कराए जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो है 970 हल प्रश्न पत्र और 90 विषय, 303 मॉडल सेट और 65 जो है वो टेस्ट पेपर के साथ 1428 सेट के साथ तैयार किया हुआ बुक है। इसमें ये केवल रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो सारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। और हम इसमें जो है डेली 1 से 2 पेज को ही हम लोग कवर करने वाले हैं, जिससे ना आपके ऊपर प्रेशर होगा याद करने का, ना मेरे ऊपर वीडियो बनाने का प्रेशर होगा। तो हम लोग डेली 1 से 2 पेज को आसानी से कर जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम लोग समान विज्ञान, रेलवे समान विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर आपको विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में जोंक और केचुआ आते हैं। अगला, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो ऑर्थोपोडा में आते हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। ये सभी जो आते हैं ये ऑर्थोपोडा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन से जंतु कीट आते हैं? तो मोलस्का में जो है घेंघा और सीपी आते हैं, यानी कि जिसको हम लोग सितुआ कहते हैं वो सीपी आते हैं। अगला है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन सा आते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली, ब्रिटिल स्टार, ये सभी जो आते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। अगला है मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रभावित होता है शिरा द्वारा। अगर धमनी द्वारा पूछे, धमनी द्वारा, तो शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। और अगर पूछे ए डी ई के बारे में, तो ए डी ई के वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में घुलनशील है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला है कि सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य क्या है? ये रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायता होता है तथा जल का संकुचन बनाए रखता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, और अगला चेन्नई बोर्ड का 1992 का क्वेश्चन है कि पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम का कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थानों के कार्यों को संचालित करता है। ये पोटेशियम का कार्य है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये बनाता है लैक्टिक एसिड। क्या बोल रहा है? बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या बोला? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो बैक्टीरिया ईस्ट से प्रतिक्रिया करके बनाता है इथाइल अल्कोहल। अगला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? क्या बोलता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल बनता है H2O। अगला है एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो एनिलिडा में उत्सर्जन होता है नेफ्रिडिया द्वारा। किसके द्वारा? नेफ्रिडिया द्वारा। मूत्र का पीएच मान पूछा है तो 6 होता है मूत्र का पीएच मान। बाह्य स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां है, तो बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां कौन है? तो यह है अग्न्याशय। आपको ध्यान रखना, अग्न्याशय जो है वो बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अब देख सकते हैं अग्न्याशय जो है ये मिक्स्ड ग्लैंड है, आपको ध्यान रखना है। अगला पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से। अगला, स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रत्यानयन बल। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। अगला है
कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट है सबसे अच्छा उर्वरक पौधे के लिए। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? ये पाया जाता है अवसादी चट्टान में पाया जाता है पेट्रोलियम। अगला, गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम है, और इसका सूत्र क्या होता है? तो H2 होता है, हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जो होता है यकृत प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन है, सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ। अगला है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना कौन से वस्त्र में होता है? तो ये सूती वस्त्र में होता है सबसे कम आग लगने और फैलने की संभावना। अगला, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां जो है वो लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। अगला, तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है, यानी कि तुरंत ऊर्जा पाने के लिए धावक को क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। अगला, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये परावैंगनिक किरणें यानी सूर्य से आ रही परावैंगनिक किरणें को रोकता है, रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाता है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। क्या होता है? O3। अगला है अंतर्ज्वार यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? अंतर्ज्वार टाइफाइड के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। क्या है? क्लोरोमाइसिटिन। अगला है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सा बोल रहा है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। आप ध्यान रखना है आपको, देख सकते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। अगला है सोने, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। सिनेवार किसका अयस्क है? तो सिनेवार जो है वो पारा का अयस्क है। किसका? पारा का। शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है। अगला है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, और इसे ही बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। अगला, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। BCG का पूरा नाम क्या है? तो वेसिलस कॉलमेट गिवरिन है। क्या है? वेसिलस कॉलमेट गिवरिन जो BCG का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक से होता है एथलीट फुट नामक रोग। दम्मा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक से होता है दम्मा अस्थमा नामक रोग। फैलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि से होता है फैलेरिया नामक रोग। किसे? कृमि से। अगला है कि जब एक वस्तु की वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो हाफ mv² होता है। अगला क्वेश्चन है सूत्र कणिका को किस नाम से जानते हैं? तो सूत्र कणिका को अन्य नाम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी सूत्र कणिका होता है। अगला क्वेश्चन है वट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आते हैं? तो ये आवृत्ति बीज में आते हैं, आवृत्ति बीजी में आते हैं वट वृक्ष। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेम क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ है कि ऐसे पेड़ जो पतझड़ में फूलते हैं, पतझड़ में सभी पेड़ का पत्ता गिर जाता है, लेकिन इस पेड़ जो होते हैं ये फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इसमें पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला, पेंसिलिन किसका बना होता है? पेंसिलिन जो होता है वो कवक का बना होता है। किसका? कवक का। अगर पूछे पेंसिलिन का खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला, लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो दोनों जीव कौन सा है? तो लाइकेन का जो दो सहजीवी सहचर है वो है कवक और शैवाल। क्या है? शैवाल और कवक। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर संश्लिष्ट वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से प्राप्त होता है लौंग। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सेशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला सेशन के लिए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।